नेक्स्ट सेंटर की जो हम बात करेंगे वो है हमारा सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होता है ऑफ ऑब्वियसली द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज द सरकम सेंटर। ठीक है, तो इसको यूजुअली हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ O इज द सरकम सेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल ABC, तो हमारे पास एक रिजल्ट तो ये हो जाता है कि OA स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। ऑल्सो इट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, यानी कहने का मतलब, इसको पिक्चर से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है। सपोज दिस इज द ट्राइंगल, अच्छे से बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, लेट अस से ये A, ये B और ये C है। तो हमारे साइड बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी अगर ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया O, यही हमारा क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर हो जाएगा। सरकम सेंटर की खास बात यह है कि आप इस सरकम सेंटर से किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालें तो ये सारे डिस्टेंसेस क्या आएंगे? सेम आएंगे। यानी आपके पास OA विल बी इक्वल टू OB विल बी इक्वल टू OC। ठीक है, और दूसरी खास बात यह है कि अगर आप O को सेंटर रखते हुए OA, OB, OC में से किसी एक को रेडियस मानते हुए अगर आप सर्कल बनाओगे तो वो क्या होगा? तीनों वर्टिसेस से पास करेगा। यानी बेसिकली सरकम सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल पासिंग थ्रू ऑल द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा सर्कल रहेगा जो तीनों वर्टिसेस से पास करे। ठीक है, तो इस सर्कल को हम लोग क्या कह देते हैं? दिस सर्कल इज बेसिकली कॉल्ड सरकम सर्कल। ठीक है, ये सर्कल हमारा क्या हो जाता है? सरकम सर्कल। अब इसका अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो कोऑर्डिनेट हो जाता है x1 इंटू साइन 2a, जहाँ ये एंगल हमारा A है, ये एंगल हमारा B है और ये एंगल हमारा C है। इसका फॉर्मूला हो जाता है x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो ये हमारे सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाता है। यहाँ पे ख़ास बात आपको ये याद रखनी है कि ये फॉर्मूला हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास सारे वर्टिसेस दिए हुए हों, यानी x1, x2, x3 की वैल्यू दी हुई हो, y1, y2, y3 की वैल्यू दी हुई हो, एंगल A, एंगल B और एंगल C दिया हुआ हो। तो अगर ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके सरकम सेंटर निकालेंगे। अदरवाइज हम अपना बेसिक डेफिनेशन हमेशा याद रखेंगे कि सरकम सेंटर बेसिकली क्या होता है? हमारे साइड बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो ये, और दूसरा, या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको कि सरकम सेंटर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करे। तो हमें ये डेफिनेशन याद रखना है, प्रेफरेबली हम ये ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला एक ही पॉइंट है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, और वो ये है कि इफ अ ट्राइंगल इज राइट एंगल देन इट्स सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। यानी कहने का मतलब कि आप कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लेते हो, लेट अस से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनाया। सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसका सरकम सेंटर जो होगा वो हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल मान लीजिए ए बी और सी है, राइट एंगल एट बी, तो ए सी का मिड पॉइंट जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं वो है ऑर्थो सेंटर। वो ऑर्थो सेंटर क्या कहता है कि इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस ऑन ऑपोजिट साइड्स।
यानी इसको हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड्स। यानी बात ये हो गई कि अगर मान लीजिए हमारे पास हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, सपोज ये हमारा ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, हर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे ऑन द ऑपोजिट साइड। एल्टीट्यूड्स कहने का मतलब परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो अगर हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन बी सी, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन ए सी, एंड सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन ए बी, तो इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाता है। ऑर्थो सेंटर को यूजुअली हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो H का कोऑर्डिनेट हो जाता है हमारे पास x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c एंड y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। अगेन यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स और सारे एंगल्स दिए हुए हों, ठीक है। अदरवाइज हम अपना बेसिक डेफिनेशन याद रखेंगे कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, हमारे एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये एल्टीट्यूड है हमारे पास, ये एल्टीट्यूड है, कोई भी दो एल्टीट्यूड आप निकाल लीजिए और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको क्या दे देगा, ऑर्थो सेंटर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ खास बातें। पहला पॉइंट ये है कि इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल देन ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर द राइट एंगल इज फॉर्म्ड। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, लेट अस से ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होगा वो उस वर्टेक्स पे होगा जहां पे राइट एंगल बन रहा है। सो दिस विल बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग फीट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज द पेडल ट्राइंगल। अब यहां पे कोई भी ट्राइंगल अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई भी ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, तो अगर हम फीट ऑफ एल्टीट्यूड्स, जैसे मान लीजिए हमने ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है। तो इन तीनों एल्टीट्यूड्स के पॉइंट फुट ऑफ फीट से अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, तो लेट अस से ये ट्राइंगल डी ई एफ जो है, ठीक है, डी ई एफ, ये हमारा इज कॉल्ड द पेडल ट्राइंगल। प्रेफरेबली पेडल नहीं, यहाँ पे वर्ड एक्चुअली जो यूज होता है इन मोर कॉमन मैथमेटिकल लैंग्वेज, हम लोग पेडल से काम चला लेते हैं, ठीक है, लेकिन पेडल के बदले में एक्चुअल जो वर्ड होना चाहिए यूज, वो होना चाहिए ऑर्थिक ट्राइंगल, ठीक है। क्या होना चाहिए, ऑर्थिक ट्राइंगल। यानी एल्टीट्यूड्स के फीट से जो आप ट्राइंगल बनाओगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थिक ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। अब कुछ जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग जो हमने अभी तक सेंटर पढ़े, दैट इज सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि इन सेंटर और सेंट्रॉइड ये कभी भी ट्राइंगल के बाहर लाई नहीं कर सकते, ये जब भी लाई करेंगे ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर लाई इनसाइड फॉर अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर लाई करेंगे, एंड आउटसाइड फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर हमेशा क्या होगा, ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल से हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सरकम सर्कल है, ठीक है, और अब इसमें हमने क्या किया, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया तो ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से रहा होगा, ठीक है, जहां पे ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री से ज्यादा है। तो क्लियरली देखिए ये जो सर्कल हमने बनाया
इसका सरकम सर्कल है, सरकम सेंटर है, वो यहाँ पे लाई करेगा। और क्लियरली ये पॉइंट क्या है, हमारे सर्कल के सॉरी ट्रायंगल के बाहर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर लाई करता है तो ये तभी हो सकता है जब वो एंगल ट्रायंगल हमारा क्या हो, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। और अगर ट्रायंगल मान लीजिए हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया तो सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर हमेशा क्या होगा, ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट ये कहता है कि इफ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर ये सारे कोइंसाइड करेंगे। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ये चारों सेंटर एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार क्या होता है कि हम इसको वाइस वर्सा भी ट्रू मान सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई भी दो सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं, जैसे मान लीजिए सेंट्रॉइड सरकम सेंटर कोइंसाइड कर गया, तो ये दोनों अगर सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा होगा वो इक्विलैटरल होगा। यानी इफ एनी ऑफ द टू सेंटर्स रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, इफ एनी ऑफ द टू सेंटर्स रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा हमेशा क्या होगा, इक्विलैटरल होगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। यानी आपके पास ऑर्थो सेंटर सपोज H से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रॉइड को हम लोग हमेशा G से रिप्रेजेंट करते हैं, और सरकम सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं। O से या फिर आप C से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी कन्वीनियंट हो, O से या C से। तो अगर आप देखो तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर ये तीनों जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। और इसमें भी एक खास बात ये है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। यानी ये जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन को हमेशा किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर लाई ऑन द सेम लाइन। देखो अभी क्या है, नॉर्मल ट्रायंगल अगर आप लेते हो, ठीक है, आइसोसेलेस के अलावा कोई भी रैंडम ट्रायंगल लेते हो, तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर तो हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। लेकिन अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हो तो इसी लाइन पे हमारा इन सेंटर भी लाई करेगा। ठीक है, यानी ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर और इन सेंटर ये सारे क्या हो जाते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। बहुत आसानी से इस बात को हम समझ भी सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेट अस से हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी है हमारे पास। तो हम जानते हैं कि एल्टीट्यूड जो होता है, ठीक है, एल्टीट्यूड जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यानी इस एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा। यानी एडी जो हमारा लाइन हुआ, ठीक है, एडी इज गोइंग टू बी बोथ द एल्टीट्यूड एज वेल एज द एंगल बाइसेक्टर। तो अगर एल्टीट्यूड है और एंगल बाइसेक्टर भी है तो क्लियरली ऑर्थो सेंटर भी हमारा एडी पे ही लाई करेगा। ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो एडी पे ही लाई करेगा क्योंकि एल्टीट्यूड पे लाई करता है। और सिंस एडी हमारा एंगल बाइसेक्टर भी है तो हमारा इन सेंटर भी क्या होगा, इसी एडी पे लाई करेगा। तो क्लियरली ये ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर सेम लाइन पे लाई करेंगे। और हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो क्लियरली उसी लाइन पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडी ये इन सेंटर को भी लाई करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ से देखें तो क्लियरली वो जो लाइन होगा, जिस लाइन की यहाँ बात की जा रही है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर लाइज ऑन द सेम लाइन, ये लाइन और कोई नहीं बल्कि ये एडी लाइन ही होने वाला है। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। आइए फिर इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC are 1, 2 and 4, 5.
If the coordinates of the vertex A are -1, 2, then find the coordinates of middle point of BC. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये दिया हुआ है कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हमें वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो अगर हम अपना ट्रायंगल बना लें, तो सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -1, 2, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर हमें दिया हुआ है, और हमें BC का मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। तो अगर हमारे पास मान लीजिए सेंट्रॉइड हमें मिल जाए, अगर हमें अपना सेंट्रॉइड मिल जाए, तो हमें पता है कि सेंट्रॉइड जो है वो AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सिंस A का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो क्लियरली हम D का कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि हमें सबसे पहले सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। अब सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर को अगर हम H से रिप्रेजेंट करें और सर्कम सेंटर है O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेंट्रॉइड जो होता है हमेशा इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर हमें दिया हुआ है 1, 2, सर्कम सेंटर हमें दिया हुआ है 4, 5। तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बी 2 × 4 + 1/3 एंड 2 × 5 + 2/3। और यहाँ से हमने देखा तो ये 3, 4 बन जाएगा। तो हमारे पास सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 3, 4, ठीक है, और हमें निकालना है D का कोऑर्डिनेट। तो एक तो तरीका ये है कि हम D का कोऑर्डिनेट x, y मान लें, ठीक है, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर दें। अगर वहाँ से देखते हैं, ठीक है, अगर इंटरनल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करके करते हैं, इसको हम मेथड 1 बोल देते हैं। तो यहाँ से G का कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, 3, 4, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x + -1/3, 2 × इंटरनल डिवीजन, 2 × कोऑर्डिनेट्स ऑफ D + 1 × कोऑर्डिनेट ऑफ A/2 + 1, राइट। फिर यहाँ से हमारे पास y कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2y + 2/3, ठीक है। कंपेयर करके हमने देखा तो हमारे पास 2x - 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू आ जाती है 5, और सिमिलरली y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, ठीक है, ऑलराइट। तो यानी हम क्लियरली यहाँ से बोल सकते हैं कि D का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बी 5, 5, ठीक है। या फिर आप एक्सटर्नल डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो। यहाँ से अगर आप देखो तो आपको ये पता है कि AG/GD, ठीक है, AG/GD ये 2:1 है। अगर दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दो तो AD/GD ये आपका 3:1 हो जाएगा। यानी क्लियरली D डिवाइड्स AG एक्सटर्नली इन रेशियो 3:1, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सटर्नल डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। तो D का कोऑर्डिनेट सीधे सीधे हो जाएगा, हम 3 को G के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करने वाले हैं और 1 को A के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 3 × 3 + -1 × -1 and divided by 3 - 1, comma 3 × 4 -1 × 2 divided by 3 - 1। और यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से भी आपको अपना कोऑर्डिनेट 5, 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप या तो इंटरनल डिवीजन यूज़ करके कर सकते हो या एक्सटर्नल डिवीजन यूज़ करके कर सकते हो। प्रेफरेबली इंटरनल डिवीजन में बच्चे या स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है, बट स्टिल इट इज़ कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस कि आप कौन सा डिवीजन यूज़ करते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड सिंस दोनों से हमारा सेम आंसर आता है,
सो इट हार्डली मैटर्स कि आप मेथड कौन सा यूज करते हो, बट द आंसर इज गोइंग टू बी इन दिस केस 5,5। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 2, -2, -2, 1 and 5, 2. Find the distance between its orthocenter and centroid. ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड के बीच में हमें डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रॉइड निकालना तो चलिए हमारे लिए बहुत आसान काम है। सेंट्रॉइड तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3 एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास 2 प्लस ऑफ -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, -2 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा तो हमारा सेंट्रॉइड आ जाएगा 5/3, 1/3। सेंट्रॉइड तक तो बात हमारी बहुत आसान थी, लेकिन अब ऑर्थो सेंटर निकालना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वर्टिसेस दिए हुए हैं, एंगल्स नहीं दिए हुए। और अगर आप ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला याद करो तो उसमें हमने क्या किया था कि x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो a b c हमें नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हर बार हमें क्या करना चाहिए, एक बार ये वेरीफाई ज़रूर कर लेना चाहिए कि क्या ये ट्रायंगल कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो अगर मैं इसको a का वर्टेक्स मानूं, इसको b का और इसको c का, तो एक बार ये तीनों लेंथ निकाल लेते हैं। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट AB, BC और AC का लेंथ कितना होता है। चलो AB स्क्वायर ही सीधे सीधे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AB स्क्वायर विल बी डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, तो दिस विल बी 4 स्क्वायर, एंड प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी 25 हो जाएगी। ठीक है, BC स्क्वायर निकाल लेते हैं। BC स्क्वायर इज अगेन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, सो दिस विल बी 7 स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट स्क्वायर, सो दिस विल बी 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 50। अच्छा, AC निकाल लेते हैं, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर अगर हमने देखा तो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर, प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, सो दिस विल बी 4 स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास बन गया 25। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर हो रहा है। यानी क्लियरली AB और AC हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के लेग्स होंगे और BC हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल बन गया और उसमें वर्टेक्स A जो होगा दैट विल बी द वर्टेक्स बियरिंग द राइट एंगल। तो ये हमारा A, B और C इस तरीके का सिनेरियो हो गया। तो हमने पढ़ा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो इन दिस केस हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया A का कोऑर्डिनेट दैट इज 2, -2। ठीक है, अब हमारे पास सेंट्रॉइड ऑलरेडी निकल चुका है, ऑर्थो सेंटर भी हमने निकाल लिया। हमें क्या चाहिए था, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर। तो यानी GH का लेंथ चाहिए। तो GH इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, सो दिस विल बी 2 माइनस और 5/3 -2, तो आपके पास हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, एंड डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर, सो दिस विल बी 7/3 स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा तो ये रूट ओवर 50/9 हो जाएगा। चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3 √2 या 5 √2/3। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है।